नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अवगत होंगे कि हम इस मंच के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे थे, जिसमें कि हम स्थापना तर्क का हमने एक पार्ट कर लिया है। आज हम दूसरा पार्ट करेंगे। इसमें वही हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे स्थापना तर्क से। आपको मैं इसके अंदर जितने भी आपकी डाउट होते हैं सारे क्लियर करूंगा स्थापना तर्क में, क्योंकि दोस्तों स्थापना तर्क अगर आप अभी से करना सीख जाओगे, अगर आप अब एडमिशन ले रहे हो, आप यहाँ पे स्थापना तर्क सीख लोगे, तो आपको जब यूजीसी नेट जेआरएफ तक की भी अगर आप तैयारी करोगे तो वहाँ पे भी आपको इन प्रश्नों से जूझना पड़ेगा। क्यों? समझ पाती हो? क्योंकि ये प्रश्न आपके स्थापना तर्क के क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट जेआरएफ तक में भी देखने को मिलेंगे। समझ गए साथियों? फिर बढ़ते हैं फिर अपने हम स्थापना तर्क के क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से दोस्तों मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन सभी साथियों से मैं विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी दोस्तों से विनती करता हूं, चैनल को दोस्तों अभी से कर लीजिए आप सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों आपको यहां पर सभी कंटेंट मौजूदा स्थिति में प्रभावित कराए जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको जेएनयू, बीएचयू, जामिया और डीयू से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। और अभी आने वाले आपके यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम होगा, किसी का भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा, तो सबकी तैयारी इस पे दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको करने वाली। समझ के हम इस पर दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे और सभी के सभी इसके अंदर सिलेक्शन लेंगे। समझ गए साथियों? तो जल्दी से दोस्तों आप सभी कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय पे बहुत ही ज़्यादा चैनल ये कारगर सिद्ध होने वाला है। तो इसको अभी से दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, वहाँ सभी जाके आप जुड़ सकते हैं साथियों। समझ गए? वहाँ पे सभी बच्चे आपस में एक दूसरे के डाउट क्लियर करते हैं और समझते हैं क्या उनको नहीं आता, उन सभी क्वेश्चनों को आपस में वो डिस्कशन करते हैं, चाहे जेएनयू वाला हो, चाहे वो बीएचयू वाला हो, चाहे वो डी वाला हो। समझ गए साथियों? दोस्तों मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार साथी आए हैं, उन सभी दोस्तों कहूँगा दोस्तों अपने सभी साथियों की तरफ ये चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि अगर वो भी इस बार जेएनयू में एडमिशन ले रहे हैं तो उन सभी के लिए कारगर सिद्ध होने वाली क्लास है। समझ गए साथियों? तो बढ़ते हैं अपने फिर हम क्लास की तरफ। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बोल दिया है कि आज ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले का पार्ट हमने करा दिया है जहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन आई थिंक कराए थे स्थापना तर्क के। तो आज हम यहाँ पे भी अपने क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैं बताऊंगा कैसे इन क्वेश्चनों को निकालना होता है और क्या इसके अंदर दोनों को डिफरेंस मिलाना होता है और कैसे क्या हम इसका आंसर लगा सकते हैं। समझ गए? तो आज ये पार्ट 2 होगा आपका स्थापना और तर्क का। समझ गए? तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसका आंसर लगा लेंगे। हमारा जो स्थापना और तर्क है इसमें रिलेटेड करना पड़ता है और इसमें देखना पड़ता है कौन सा ठीक होता है कौन सा गलत होता है। दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ कि 50% आपका जो तर्क होता है, तर्क में देखिए क्या ट्रिक लगती है। ट्रिक बता रहा हूँ आप सभी को मैं। ट्रिक देखिए, जो ट्रिक है हमारे तर्क में ये लगती है जहाँ पर इसलिए या मात्रा का प्रयोग आ जाता है, इसमें मात्र, इसमें मात्र, तो वहाँ पर मैं बता दूँ 50% चांस ये होता है कि आपका तर्क जो होता है, रीजन होता है, वो गलत होता है। समझ गए? रीजन गलत होगा। और 50% हमें ये देखना होता है कि हमने ऑब्जेक्टिव सही से पढ़ा है, डिस्क्रिप्टिव सही से पढ़ा है, तो हम इसको मिलान करते हैं, इसको हम मिलाते हैं कि आखिर उसमें से सही है कि ये गलत है। समझ गए? 50-50% दोनों में मैच कराना जरूरी है। समझ गए? तो यही इसमें मैं बताना चाहता हूँ, तर्क वहाँ गलत हो जाता है 50% जहाँ पे इसलिए का प्रयोग हो जाए। क्वेश्चन में सबसे पहले इसलिए आ जाए, इसलिए ये कहा जाता है, या मात्र, ये इससे मात्र हैगा, तो वहाँ पर 50% तर्क जो गलत हो जाता है। तो आप रिलेट करके लगा सकते हैं। अगर आपको इसका ट्रिक अच्छी लग रही है तो बहुत बड़े दोस्तों आप सभी इससे रिलेट करके क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो इतनी देर से आपकी स्क्रीन पर आ रहा था, आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसका आंसर बता देंगे, इसका आखिर आंसर क्या होने वाला है। तो हमारी स्थापना देखेंगे फिर। अद्वैतवाद आत्म तत्व का स्वीकार है, आत्म तत्व का विस्तार है, आत्म तत्व का विस्तार है। समझ गए? और जो इसकी रीज़न दिया गया है, तर्क दिया गया है, क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। बताइए हमारी स्थापना ठीक होगी या तर्क? तो हम ये देखेंगे, इसमें बोला है कि अद्वैतवाद जो है, जो हमारा अद्वैतवाद है वो आत्म तत्व को स्वीकारता है, आत्म तत्व का जो विस्तार है, तो एकदम हमारा ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा अद्वैतवाद है वो आत्म तत्व का विस्तार है, तो ये हमारा एकदम ठीक हो जाएगा। बात करें कि तर्क की, तो तर्क में दिया गया क्योंकि वो जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है, तो ऐसा नहीं है। समझ गए? तो ऐसा नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पे सही विकल्प जाने वाला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए।
समझ गए, ऑप्शन नंबर ए सही है। परंतु जो तर्क दिया गया है आपको रिलेट करना पड़ता है इसके अंदर, क्या कि आखिर जो आपका स्थापना दी गई है, आखिर स्थापना जो दी गई है उसी से क्या उसी के बारे में बताया गया है यहाँ पर। अगर उसके बारे में नहीं बताया गया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, अगर उसके बारे में बताया गया तो सही से उसको पढ़िए और सही से उसका आंसर लगाने का प्रयास करिए। बढ़ते हैं अपने फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे। दोस्तों जितने भी मेरे साथी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। और दोस्तों वीडियो अभी तक आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर से दोस्तों मैं आपको बता दूँ लाइक तो जरूर करा करिए दोस्तों, समझ गए। तो यहाँ पर स्थापना तर्क है, आप इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ दिया आपको स्थापना दिया गया है, आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वो मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। तो बताइए, ये आपकी स्थापना दे दी इन्होंने, समझ गए, ये स्थापना हो गई। बात करें कि तर्क की, तो तर्क में हमें ये देखना है कि तर्क से रिलेट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। ये मिलाइए, तो इसमें आधुनिक तो हमें बात कर दी गई है, फिर शाश्वत मूल्य नहीं, वो मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। तो इसके अंदर हमें पूछा गया है कि तर्क में, क्योंकि जो बदलाव होता है क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग की आधुनिक होता है, हर आधुनिक है ना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो हम यहाँ पे बता दें दोस्तों, अगर आप जितने भी मेरे साथी बता रहे हैं इसके अंदर कि स्थापना जो है हमारी ठीक है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, वो मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। तो एकदम ठीक है, समझ गए। बात करें कि इसमें तर्क दिया है क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है, तो ये भी एकदम ठीक है यहाँ पर। तो जिस प्रकार से हमारा स्थापना भी ठीक है और तर्क भी ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए और आर जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। बढ़ते हैं फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों इसके ऑप्शन मैं आपको अभी दिखा दूंगा, आपको पहले रिलेट कर लेना है कि स्थापना तर्क में से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, फिर आपको ऑप्शन में से देखने में तो कोई दिक्कत होएगी ही नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो हमारी स्थापना देखेंगे हम, पश्चिमी दृष्टि से सभी कलाओं में गुणों का अनुसंधान ही सौंदर्य शास्त्र है। इसमें बोला गया है कि पश्चिमी दृष्टि से सभी कलाओं में गुणों का अनुसंधान ही सौंदर्य शास्त्र है। और इसलिए तर्क दिया गया है हमारा, इसलिए सौंदर्यानुभाव हेतु भारतवर्ष में काव्य को ललित कलाओं के अंतर्गत रखा गया है। तो ललित कलाओं के अंतर्गत भारत हेतु जो हमारा सौंदर्यानुभाव हेतु भारतवर्ष में काव्य की ललित कलाओं को अंतर्गत रखा गया, ललित कलाओं के अंतर्गत रखा गया है। तो आप इसमें बताएंगे कौन सा ठीक होगा और कौन सा गलत होगा। आप सभी पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से और इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। आपको मैं एक बार आंसर भी इसके अंदर दिखा देता हूं। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे मेरे साथियों, देख लीजिए और सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि स्थापना जो हमारी दी गई है कि स्थापना है हमारी पश्चिमी दृष्टि से सभी कलाओं में गुणों का अनुसंधान ही सौंदर्य शास्त्र है। तो एकदम ठीक हो जाएगा, समझ गए, ये एकदम ठीक हो जाएगा। बात करें कि हमारा जो तर्क दिया गया है, तर्क में देखेंगे हम कि तर्क में दिया है कि इसलिए सौंदर्यानुभाव हेतु भारतवर्ष में काव्य को ललित कलाओं के अंतर्गत रखा गया। तो ऐसा नहीं है कि ललित कलाओं के अंतर्गत रखा गया, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा कथन जो है, हमारा तर्क है, हमारा गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम अपना आंसर देखेंगे। यहाँ पर ए सही होना चाहिए और आर गलत होना चाहिए। तो ए सही आर गलत, तो पहले में ही आ जाएगा फिर अपना ए सही आर गलत। तो बिल्कुल फोर्थ हमारा जो है और तीसरा जो है इसके अंदर हमारा ए बिल्कुल ठीक होगा। तो ए सही है आर गलत है, इसमें अपना हमने तर्क देख लिया। बढ़ते हैं फिर चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका आ गया अब फोर्थ क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आ गया, मेरे सभी साथी सही आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो बताइए स्थापना और तर्क में से क्या सही होने वाला है और क्या गलत होना है। स्थापना हमारी, काव्य का न्याय शास्त्र के न्याय से अलग नहीं होता। काव्य का जो न्याय होता है वो शास्त्र के न्याय से अलग नहीं होता। और जो तर्क दिया गया है हमारा, तर्क देखेंगे हम फिर, जो हमारी तर्क है, काव्यार्थ की
काव्यार्थ की प्रतीति केवल शास्त्रगत वाच्यार्थ से ही संभव नहीं, इसके लिए काव्य के अपने न्याय का सहारा लेना होगा, क्योंकि काव्य न्याय का मूल आधार वक्रोक्ति है। तो बताइए इसमें सही क्या होगा और क्या गलत होगा। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसको भी रिलेट कर लेंगे और अच्छे से इसका आंसर लगाने का प्रयास कर लेंगे। तो ऑप्शन आपके सभी सामने दिए गए हैं, आप बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। तो मैं आपको दोस्तों बताता हूँ इसका क्या आंसर होगा। तो बात करें कि हम अपनी स्थापना पर, इसमें दिया है कि काव्य का न्याय शास्त्र के न्याय से अलग नहीं होता, तो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो ये लगा लीजिए कि स्थापना जो हमारी गलत हो जाएगी, अलग तो होता ही नहीं है। फिर बात करें कि जो हमारा तर्क किया है, तो तर्क में देखिए क्या दिया है कि काव्यार्थ की प्रतीति केवल शास्त्रगत वाच्यार्थ से ही संभव नहीं, इसके लिए काव्य के अपने, बहुत ही बढ़िया सही बोल रहा है कि इसके लिए काव्य के अपने न्याय का सहारा लेना होगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि काव्य न्याय का मूल आधार वक्रोक्ति, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो तर्क है, तर्क एकदम ठीक हो जाएगा, पर जो हमारा बात करें तर्क स्थापना की तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन देखेंगे हम, ए सही और आर गलत, ए सही आर गलत, हाँ ए गलत आर सही, ए गलत आर सही, ए गलत आर सही, तो ए गलत आर सही, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, ए गलत आर सही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सटीक उत्तर होने वाला है। तो बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी इसको भी रिलेट करके अच्छे से इसका आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जितने भी मेरे साथी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी साथियों को मैं बोलना चाहूँगा कि एकदम दोस्तों आप ऐसा माहौल बना के इन क्वेश्चनों को करा करिए कि आप समझ लो किसी एग्जाम में कर रहे हैं, समझ गए। आपको पढ़ना है और तुरंत उसका आंसर लगाना है और रिलेट करना है, क्योंकि जेएनयू में तो आपको काफ़ी समय मिल जाएगा। और मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं, ऐसे कितने भी साथी मेरे ऐसे में देखने को मिल रहा है, मुझे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करते हैं और मैसेज में कमेंट करते हैं, आखिर इनको यही नहीं पता कि जेएनयू में नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो उन सभी मैं प्रिय साथियों से बोलना चाहूँगा दोस्तों, जेएनयू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, समझ गए। 100 के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 के 100 करके आइए। पता चला आप नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पे 70 या 75 ही क्वेश्चन करके आए, और उसमें से सही आपके केवल 60 ही हो रहे हैं, बोलते हैं आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो दोस्तों मैं सभी साथियों को बोलना चाहूँ, जिनको नहीं पता है तो कोई नहीं, दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी के सभी प्रश्न करके आए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 के 100 प्रश्न करके आइए। तो बताइए 5वें का देर से आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ था, मेरे सभी साथी इसका आंसर लगा लिए होंगे आशा करता हूँ। स्थापना दिया गया है कि कवि का दर्शन जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है, जो उसकी सृजनात्मक को प्रेरित करता है। यह हमारा स्थापना हो गया, बहुत बढ़िया। बात करें तर्क की, क्योंकि कवि क्रम को प्रभावित करने वाला केंद्रीय बिंदु यही आस्था है, और आस्था वस्तुतः निर्दिष्ट सत्य की रमाकता स्वीकारता है, समझ गए। तो इसमें सही विकल्प बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसका विकल्प लगा लिए होंगे। तो 5वें में जो हमारा सही विकल्प चलाएगा, मैं आप सभी को बता दूं कि स्थापना जो मेरे साथी बोल रहे हैं एकदम ठीक है, तो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगी हमारी स्थापना, क्योंकि इसमें स्थापना जो दी गई है कि कवि का दर्शन जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है, जो उसकी सृजनात्मक को प्रेरित करता है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समझ गए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा एकदम। बात करें कि तर्क की, तो तर्क है हमारा, क्योंकि कवि क्रम को प्रभावित करने वाला केंद्रीय बिंदु यही आस्था है, ठीक है। बात करें कि आगे जो दिया गया है कि आस्था है, और आस्था वस्तुतः निर्दिष्ट सत्य की रमात्मक स्वीकृति है। तो बताइए सही विकल्प जो मैंने आपसे वो बता दिया कि हमारा ए तो एकदम बिल्कुल ठीक होगा, और जितने मेरे साथी तर्क को भी ठीक बता रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो ए हो जाएगा, हमारा ए और बी दोनों, ए और आर दोनों सही है, तो ए आर दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक उत्तर जाने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को जेएनयू में देखने को मिलेंगे, तो सभी के सभी अच्छे से प्रश्न को कर लीजिए। पता चल रहा है कि इन्हीं 30-40 प्रश्न में से आपका कोई 1-2 क्वेश्चन आ ही जाए, वहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आ ही जाए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को बता दूं मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के हैं, एलटी ग्रेड टीचर के हैं, टीजीटी पीजीटी के हैं, इन सभी के क्वेश्चन में से लिए गए हैं। तो छठे क्वेश्चन आप देखिए फिर। तो छठा क्वेश्चन मेरे साथियों स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्थापना आपका, कविता 2 शब्दों के बीच की निर्वात में ही रहती है। तो बताइए तर्क में क्या है। तर्क में दिया कि इसलिए मौन भी अव्यंजना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, इसमें जो स्थापना में हमारा दिया गया कि निर्वता जो है, इसका मतलब जो होता है,
निर्वता का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है शांत। सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए, इसका मतलब जो होता है शांत होता है। समझ गए, शांत होता है इसका मतलब कि जो इसमें शांत दिया गया। तो आप देखेंगे फिर इसके अंदर जो सही विकल्प क्या होगा। तो छठे का जितने भी मेरे साथी बता रहे हैं कि कविता जो है हमारा, कविता दो शब्दों के बीच की निर्वता में रहती है। तो अब इसमें जो मेरे साथी सही बता रहे हैं कि हमारी स्थापना बिल्कुल ठीक है, तो एकदम ठीक हो जाएगा। समझ गए, ये हमारी एकदम स्थापना ठीक है। तो बात करें कि तर्क की, इसलिए मौन भी अभिव्यंजना है, तो ये भी एकदम हमारी ठीक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर है हमारा ए और आर दोनों ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक होने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका आ गया है अब 7वां क्वेश्चन। तो मेरे सभी साथी इसका भी सही विकल्प बताएंगे। यहाँ स्थापना देखेंगे और तर्क देखेंगे और इसका आंसर बताने का प्रयास करें। तो स्थापना देख लेते हैं हम जल्दी से। पहले स्थापना दी गई हमारे कि मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। जो हमारी जो मनुष्य में जो हमारी मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय है, जो कविता इतनी प्रयोजनीय है कि वो किसी न किसी सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। तो आपको सही से रिलेट करना और सही से इसका आंसर बताने का प्रयास करना है। तो फिर मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप सभी को। बात करें कि तर्क की, तो तर्क दिया गया है कि क्योंकि मनुष्यता को समय समय पर जागते रहने के लिए कविता मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो बताइए इसमें क्या आंसर होने वाला है। तो जितने भी मेरे साथी इसके अंदर बोल रहे हैं कि स्थापना ठीक है, तो स्थापना एकदम करेक्ट है। जो मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। जो कविता है सभ्य असभ्य रूप में सब पाई जाती है। तो बिल्कुल ठीक है। 7वें का हमारा जो बताएं कि स्थापना है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। समझ के ए आप याद रखिए, आपका सही है। फिर बात करें तर्क पे, क्योंकि मनुष्यता को समय समय पर जागे रहने के लिए कविता मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो 7वें में हमारा आर भी एकदम ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही, आर सही। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ए ही इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। फिर तो क्वेश्चन नंबर 8वां भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी इसको भी बहुत ही बेकाबूबी अच्छी तरीके से इसका लगाने का प्रयास करेंगे। बताइए सही आंसर क्या होने वाला है हमारा यहाँ पर। स्थापना और तर्क का, स्थापना दी गई है आपको और तर्क दिया गया है आपको। सही विकल्प बताने का प्रयास करना है। स्थापना दी गई है आपकी, भारतेंदु युग और उसका साहित्य आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। जो हमारा भारतेंदु युग है, जिसको हम भारतेंदु युग पढ़े हैं, उसका जो साहित्य का आधुनिकता का द्वार जो है वो है। तो बताइए साहित्य का आधुनिकता का द्वार है, प्रवेश द्वार है। बात करें कि तर्क को, तर्क में इसमें क्या दिया है इन्होंने कि इसलिए उसके केंद्र में मनुष्य है। उसके जो केंद्र में, इसलिए ही उसके मनुष्य में जो उसका मनुष्य केंद्र में है। समझ गए। और बात करें कि अगला क्या दिया है कि ईश्वरीय आस्था लेस मात्र भी नहीं। तो बताइए सही विकल्प क्या होने वाला है। तो बात करें कि स्थापना, तो भारतेंदु युग जो है उसका जो साहित्य का जो प्रवेश द्वार है वो एकदम ठीक बताया, बिल्कुल ठीक है। आधुनिक भारतेंदु युग और उसका साहित्य आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तो बिल्कुल एकदम प्रवेश द्वार है। जितने मेरे साथी स्थापना को सही बोलते हैं तो बिल्कुल ठीक है, मानता हूँ ठीक है। फिर बात करें कि तर्क की, बिल्कुल ठीक है हमारा स्थापना। तर्क की बात करें कि इसके लिए उसके केंद्र में मनुष्य है, इसलिए इसके लिए उसके केंद्र में मनुष्य है, ईश्वरीय आस्था लेश मात्र भी नहीं। तो ये गलत है। ईश्वरीय आस्था क्यों नहीं है, ईश्वरीय आस्था है, यहाँ पर ईश्वरीय आस्था है। तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। तो मेरे सभी साथियों का आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर यहाँ पर। समझ गए। मेरे सभी साथी ऐसा करता हूँ सही विकल्प लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर लगाए होंगे। तो बहुत बढ़िया, इसका आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन दोस्तों आ गया। दोस्तों इन सभी प्रश्नों में आपको करना क्या होता है कि आपको थोड़ा सा माइंड भी प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि आपने सब्जेक्ट भी तो पढ़ा है। जितने मेरे साथी जो नए बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने आर्ट्स साइड नहीं लिए और हिंदी के माध्यम में आ गए, हिंदी हमारे डिपार्टमेंट में आ चुके हैं, तो उन सभी के लिए मैं बोलना चाहूँगा
कि आपको इन सभी क्वेश्चनों के लिए थोड़ी सी ट्रिक भी चाहिए और थोड़ा सा माइंड भी चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव तो पढ़ा होना ज़रूरी है। जब तक आपने इसका सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको क्वेश्चनों को करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे मेरे साथियों, समझ गए। तो दोस्तों मैं ये भी देख रहा था, बहुत जनों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया ये क्या ड्यू में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए मैंने आप सभी को पहले बताया है कि जेएनयू में 2020 में तो हमारे ये क्वेश्चंस नहीं आते थे, एक बार से 21 में दे दिया। तो 21 में जब दिया तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं शौक हो गए कि यार इस बार ये कैसे क्वेश्चन आ गए। तो उन बच्चों को ऐसा लगा कि यार ये यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर धर दिया यहाँ पर मैं बताऊँ यूजीसी नेट जेआरएफ में भी जो क्वेश्चंस आते हैं और हर जो पार्ट आता है उसका पार्ट डिवाइडेशन रहता है कि इतने क्वेश्चन के ये आएंगे, इतने क्वेश्चन के ये होंगे, तो हमें अंदाज़ा रहता है। पर यहाँ पर इन्होंने कोई अंदाज़ा ही नहीं दिया, समझ गए। तो आपको हर जगह से तैयारी रखनी पड़ेगी, हर जगह से आपको सक्षम रहना पड़ेगा हर क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप स्थापना तर्क भी करिए, पता चला कि इस बार ड्यू में दे दें। पिछली बार तो नहीं दिया था, पिछली बार तो आपके बहुत बढ़िया नंबर आए थे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे किया था उन्होंने 400 में से 400 नंबर मार के आए। तो इस बार हो सकता है कि एनटीए करा दे कि इस बार थोड़ा इसका पेपर थोड़ा हार्ड बना के रखिए, और कि जब इसमें कोई पेपर की वैल्यू ही नहीं रहेगी कि 400 में से 400 अंक मार रहे हैं। तो ऐसा ही पिछली बार भी हुआ था जब 2020 से 19 वाला पेपर हुआ था, जब पहली बार एनटीए ने कंडक्ट कराया था जेएनयू का जो ऑब्जेक्टिव पेपर, उसमें भी 100 में से 100 मार दिया सबने। तो फिर जेएनयू ने लास्ट ईयर उसका अगले साल आया और उसका थोड़ा सा हार्ड कर दिया, स्थापना तर्क के क्वेश्चन धर दिए। और बच्चे ने उनकी तैयारी करी ही नहीं थी, बच्चों ने उनकी तैयारी नहीं करी थी। आई थिंक जो बच्चे पुराने थे जिन्होंने पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, तो उन्होंने तो उस पेपर को निकाल लिया, क्योंकि उन सभी ने दिमाग लगाया कि सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है, उस स्थापना तर्क के क्वेश्चन लिए और सब वो करके चले आए, समझिए। तो वहाँ पर उनका हो गया सिलेक्शन, बहुत बढ़िया हो गया। पर जब देखा जाए कि जो 21 में जिन्होंने बच्चों ने दिया, नए बच्चों ने, तो उनको स्थापना तर्क के क्वेश्चन करे ही नहीं थे, प्रैक्टिस करी ही नहीं थी, तो उनके क्वेश्चन में गलत हो गए और काफ़ी जो कट ऑफ है नीचे चली गई थी। मैं बताऊं दोस्तों आपको 2019 में 100 में से 100 क्वेश्चन कट ऑफ गई थी हिंदी माध्यम वालों की। बात करें कि इस बार जो हमारा 2020 में जो एंट्रेंस हुआ था दिल्ली विश्वविद्यालय का, वहाँ पे भी 400 में से 400 हो गई, क्योंकि पेपर इस बार जो हमारा 20 वाला था आसान आया था। पर हमें जो 21 वाला पेपर है कठिन आया या आसान आया, तो हमें सभी प्रकार से सक्षम रहना ज़रूरी है। ये नहीं कि हम सक्षम नहीं रहेंगे तो हम जो क्वेश्चन पेपर है उसको निकाल नहीं पाएंगे, समझ गए। तो बीएचयू में भी दोस्तों आप सभी को पता है इस बार से एनटीए कंडक्ट करा रही, तो आप सभी को सक्षम रहना बहुत ही ज़रूरी है, जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किए हैं। तो दोस्तों 9वें क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, इतनी देर से आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ था, तो मैं आशा करता हूँ सभी साथी इसका आंसर बता देंगे। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, पश्चिम के ज्ञानोदय से ही भारतीय साहित्य में अस्मिताओं का उदय हुआ। याद रखिए, स्थापना तर्क दिया गया कि हमारा कारण कि भारतीय समाज से कोई विचार प्रेरणा उन्हें नहीं मिली। देखिए इसमें ये क्या बोला गया इन्होंने, तो इसमें आप सही से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसको जो आंसर है लगा लिए होंगे और समझ लिए होंगे इसमें आखिर कहना क्या चाहता है। तो इसमें बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल ही ठीक है। हम बात करेंगे स्थापना की, पश्चिम के ज्ञानोदय से ही भारतीय साहित्य की अस्मिता का उदय हुआ, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा है। बात करें कि तर्क में कि जो हमारा कारण दिया है कि कारण ही भारतीय समाज से कोई विचार प्रेरणा उन्हें नहीं मिली, तो बिल्कुल ये भी हमारा एकदम ठीक हो जाएगा। तो हमारा देखेंगे कि जो कि इसमें ये दिया है कि स्थापना जो है हमारा और जो तर्क है बिल्कुल ठीक है, दोनों ही हमारे बात करके ठीक बोल रहा हूँ दोस्तों, एकदम गलत है एकदम गलत है। तो इसमें से भी हमारा नहीं दिया गया है। और बात करें कि उन्हें प्रेरणा नहीं मिली, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि उन्हें प्रेरणा नहीं मिली थी, तो प्रेरणा तो मिली थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन्होंने नहीं बोल दिया ना यहाँ पर, यही नहीं बोल दिया, तो मैं से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। प्रेरणा तो मिली ही नहीं है, इन्होंने बोला कि उन्हें प्रेरणा नहीं मिली, तो मिली थी यार, प्रेरणा तो मिली थी, ये तो गलत बोल रहे हो आप, तो गलत हो जाएगा। और बात करें कि इन्होंने बोला कि पश्चिम के ज्ञानोदय से ही भारतीय साहित्य में अस्मिता का उदय हुआ, यार ऐसा कैसे हो गया उदय, उन्होंने कैसे उदय हो गया, ये तो गलत बोल रहे हो आप। तो बिल्कुल हमारी जो स्थापना है वो भी गलत होगी, तर्क भी गलत होगा, तो समझ गए। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग पे लेना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है, बाकी आप लगा सकते हो। तो स्थापना हम गलत है, तर्क भी गलत है। मेरे आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसका आंसर बेखबू ही बहुत ही बढ़िया तरीके से लगाए होंगे। तो इसका जो हमारा आंसर चला जाएगा ए गलत और आर गलत, ए गलत आर गलत, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, ए गलत आर गलत, समझे। बढ़ते हैं फिर अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन आ चुका है।
स्थापना तर्क का जैसे कि हम इसमें कर रहे हैं, तो इसमें दिया गया आपको स्थापना दिया गया और तर्क दिया गया। आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। युद्ध और प्रेम पारसी थिएटर के दो मूल भाव थे। याद रखिए, जो युद्ध है, युद्ध और जो प्रेम है, वो पारसी थिएटर के दो मूल भाव थे। बात करें कि तर्क में क्या इन्होंने बोला है कि क्योंकि राष्ट्र प्रेम और जनता में संघर्ष चेतना जागृत करने में पारसी नाटककार आगे थे। देखिए अब बताइए सही इसमें क्या होना चाहिए। हम बात करें कि जो उन्होंने बोल दिया ना यहाँ पर कि पारसी नाटककार आगे थे, तो ये तो नहीं है, ऐसा था ही नहीं, वो थे ही नहीं आगे। समझ के, ऐसा तो है नहीं। बात करें कि वही एक आगे थे, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बात करें कि युद्ध और प्रेम पारसी थिएटर के दो मूल भाव थे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ठीक है, ये ठीक हो सकता है। आपने यहाँ स्थापना ठीक बोली है, पर आपने जो तर्क दिया है हमें तर्क एकदम गलत है, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो ये हमारा गलत है। समझ गए। तो हमारा इसमें देखना है कि ए सही है, पर परंतु जो हमारा ए है सही है, पर आर जो है हमारा गलत है। तो बात करें कि इन दोनों में से सही कहाँ है इसमें मिलान में। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि आप जो क्वेश्चन करते हैं उन सभी को आप निकाल लेते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका निकाल लेंगे, पर आप जिन क्वेश्चनों में आते हैं ना, जो इन क्वेश्चनों में आते हैं, तो यहाँ पे आप गलती कर देते हैं। दोस्तों बहुत ही मैं बताऊँगा, आप बढ़िया तरीके से करना और समझ बूझ कर कोई भी पेपर करना ना, समझ बूझ कर। तो 10वें में जो हमारा सही आंसर चलाएगा, मैंने बोला कि ए ठीक है और आर गलत है, तो ए ठीक आर गलत, ए ठीक आर गलत, बहुत बढ़िया, सी एकदम, सी इसका सही विकल्प होने वाला है। तो यहाँ हमने दोस्तों 10 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से स्थापना तर्क के कर लिए। इससे पहले कि हमने पार्ट में ए में जो पहला पार्ट था, वहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन करा दिए थे, यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये स्थापना तर्क आपके महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए कि आपको 2020 से ये क्वेश्चन जो हैं आपके आने शुरू हो गए हैं। तो 21 में भी आने की पूरी संभावना है। ऐसा नहीं कि वो इस साल दिया है कि इस साल नहीं देगा, तो इस साल भी आने की पूरी संभावना है। और जितने भी मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी मेरे छात्र जो दोस्त हैं, इस बार एडमिशन ले रहे हैं, इस बार एंट्रेंस दे रहे हैं मैं हिंदी का, तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर अच्छे से तैयारी करें और अपना JNU भी निकालें, अपना BHU भी निकालें, जिसमें हो जाए आप तैयारी करें। पर जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आप सभी को बोलना चाहूँगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हिंदी माध्यम से बहुत ही कारगर सिद्ध जो कह सकते हैं यूनिवर्सिटी है। समझ गए। तो हम तैयारी तो देखिए हम कहीं से भी करें, पर जो हमारा मेन जो है हमारा JNU है, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है आप सभी के, मैं बता दूँ। बाकी आप तैयारी करिए, JNU निकलता है बहुत बढ़िया। अगर कोई और भी प्लेटफॉर्म मिलता है आपको, जैसे कि हमारा दूर दराज इलाकों से आते हैं विद्यार्थी जो आते हैं, दोस्त आते हैं, उनको दिल्ली विश्वविद्यालय पसंद होता है, जवाहरलाल नेहरू भी पसंद होता है, और हमारा BHU सभी जो हमारे प्लेटफॉर्म में पसंद होते हैं। तो आप कोई नहीं, आप अच्छे से तैयारी करिए। आपका अगर JNU निकलता है, JNU हमारा क्या होता है कि जो हमारा लो फीस है वो वहाँ पे रहता है, लो कॉस्ट, वहाँ पे बहुत हमारी लो कॉस्ट रहती है। किसी भी हमारी बात करें कि हमारा मैथ्स की लेके और हॉस्टल्स की लेके और किसी भी बात करें, तो वहाँ बहुत ही लो कॉस्ट रहती है। तो जितने भी हमारे दूर दराज इलाकों से स्टूडेंट आते हैं, जितने हमारे साथी आते हैं, उन सभी के लिए वो प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया होता है। कि बात करें कि दिल्ली विश्वविद्यालय की कंपेरिजन इसका थोड़ा सा हाई जाने वाला है। समझ गए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में थोड़ा सा हाई है। इन सभी के बारे में पूरा हम बात करेंगे इसमें कभी अच्छे से बैठ कर। समझ गए। ये भी आपका एंट्रेंस हो जाए, इसके बाद हम थोड़ा इसमें अच्छे से बात करेंगे कि आखिर हमें कैसे एडमिशन लेना चाहिए, क्या हमारा, मैं सबको बताऊंगा। आप देखिए, समझ गए दोस्तों, क्योंकि JNU BHU से मेरा बहुत ही ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है और काफ़ी मेरे उसके अंदर दोस्त हैं, जानने वाले हैं, तो मेरा काफ़ी दोनों से बहुत ही अटैचमेंट है। तो मैं आप सभी को अच्छे से बता सकता हूँ इन सभी के बारे में। समझ गए। तो हम किसी दिन और अच्छे से बात करेंगे इस वीडियो पर, इस बातचीत पर। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे JNU BHU जामिया और डिवीज़न वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले प्रोवाइड तो होती रहेगी। और जो हमारा महत्वपूर्ण चैनल है ये हिंदी साहित्य के लिए है। हिंदी साहित्य मतलब का कहने का मतलब ये है कि हिंदी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएगा किसी भी परीक्षा के लिए, तो इस चैनल के माध्यम से आपको पहले बताया जाएगा। आई थिंक उसकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कराई जाएगी। समझ के दोस्तों, तो जो मैंने आपको बता दिया इन सभी के बारे में मैं अच्छे से डिटेल वाइज वीडियो बना दूंगा और हम अच्छे से इसके अंदर बात कर लेंगे कि आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय का क्या सीन है और हमारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का क्या सीन है। सभी की हम डिटेल वाइज वीडियो बना लेंगे। अपने यहाँ पे तो हम केवल स्थापना तर्क के क्वेश्चन कर रहे थे, और इन सभी के क्वेश्चंस को डिस्कशन करने के बाद हमें इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि हमें जो तैयारी करनी है बहुत ही बढ़िया तरीके से करनी है। और इससे के पहले हमने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट करा दिए हैं आप सभी को। हमारा 100 क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें कि हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं 100 क्वेश्चन के। तो देखा जाए कि अभी आपके मैं बताऊं कि आपको 3000 से 4000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं। अगर आपने उन सभी क्वेश्चन को 3 से 4000 क्वेश्चन को सभी कर लिया, तो मैं आई थिंक बोल सकता हूं कि आप, मैं श्योर हूं कि आपका 50 से 60 क्वेश्चन मैं
श्योर बोल सकता हूँ आपके जेएनयू में देखने को मिलेंगे, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे तो। अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे तो अगर उसने सभी क्वेश्चंस कर लिए ना आपने, तो यार 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर आप जिस पे आपके कौन जोन से भी आपकी कॉपी होगी ना, उसमें भी 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन नहीं होंगे। पर यहाँ पे आपको और यहाँ पे मैं बता दूँ दोस्तों आपको, यहाँ पे आपको क्वेश्चन वो मिलेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए। यहाँ पे मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए, मैंने आप सभी को ऐसे क्वेश्चन दिया ही नहीं है कोई जो नया क्वेश्चन हो। मैंने सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन ही को दिए हैं मैंने। जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ हो गया, आपका कॉलेज का एग्जाम हो गया, आपका एलटी ग्रेड टीचर का हो गया, आपका टीजीटी का हो गया, पीजीटी का हो गया, केवीएस का हो गया, एनवीएस का हो गया और डीएसएसबी का होगा। सभी के एग्जामों के जो क्वेश्चंस आते हैं हिंदी माध्यम से, हिंदी के क्वेश्चंस जो आते हैं उन सभी को मैंने इसमें एक श्रृंखला बना के आप सभी को प्रस्तुत कराया है। लास्ट ईयर भी मैंने प्रस्तुत किया था और इस बार भी प्रस्तुत किया है, समझ गए। तो हम यहीं पे अपनी आज हम वीडियो को एंड करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो एंड करते हैं दोस्तों हम यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।